डियर स्टूडेंट्स, मैं एल.आर. वर्षिया। आज हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। हमने पिछले चैप्टर में देखा कि कंडक्टर को हम जितना ज्यादा चार्ज प्रोवाइड करते हैं उसका पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा बढ़ता है। मीन्स द चार्ज गिवन टू ए कंडेंसर is directly proportional to its potential, is directly proportional to its voltage. तो यदि हमने किसी कंडक्टर को चार्ज Q दिया और उसके कारण उसका पोटेंशियल बढ़ करके हो गया V, तो Q is proportional to V and then Q is equal to a constant of proportionality C into V. This constant C is called the electrical capacitance of the कंडक्टर। एक कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होगा, तो कंडक्टर की कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन हुआ? C is equal to Q upon V। C is equal to Q upon V। तो Q क्या है, V क्या है, इसको हमको समझना पड़ेगा। Q the charge given to the conductor, Q हमने कंडक्टर को जितना चार्ज दिया वो है, एंड V राइज इन पोटेंशियल। ड्यू टू अबव चार्ज, कि जो चार्ज हमने Q दिया है कंडक्टर को उसके कारण उसके पोटेंशियल में कितना राइज हुआ, पोटेंशियल कितना बढ़ा, वो है यहाँ पर V। मान लीजिए किसी कंडक्टर का पहले से इनिशियल पोटेंशियल 5 वोल्ट था, हमने उसको कुछ चार्ज दिया, पोटेंशियल बढ़ करके 10 वोल्ट हो गया, देन V इज द 10 - 5 मींस 5 वोल्ट। यानी इस चार्ज Q के कारण कंडक्टर की पोटेंशियल कितनी बढ़ती है, कितना गेन होता है, वो है यहाँ पर V। V इज नॉट द फाइनल पोटेंशियल, V इज द गेन इन पोटेंशियल, राइज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना बढ़ा है वो है यहाँ पर भी। तो ये हुआ एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V। अब कोई कंडक्टर शुरू में अनचार्ज था, हमने उसको कुछ चार्ज प्रोवाइड किया Q, जिसके कारण उसका पोटेंशियल बढ़ करके 100 वोल्ट हो गया। तो जितना चार्ज तुमने Q दिया वो यहाँ पर आएगा, जितना पोटेंशियल बढ़ गया 0 से 100 वोल्ट हो गया, यानी 100 यहाँ पर आएगा। तो V इज द राइज इन पोटेंशियल, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, अब यहां से आप इसका यूनिट बना सकते हो। तो क्या यूनिट बन रहा है? Q चार्ज की यूनिट होता है कूलम, पोटेंशियल होता है वोल्ट, दैट इज कूलम पर वोल्ट। और इस कूलम पर वोल्ट को कहा गया फैराड, जिसका सिंबल है कैपिटल F, जिसको कि हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम आगे चल करके देखेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे कि फैराड इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। फैराड जो है कैपेसिटेंस का एक बहुत 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 बड़ा यूनिट है, और हम मेजरमेंट में बहुत बड़े यूनिट का यूज नहीं करते। जैसे लेंथ का यूनिट है किलोमीटर, लेकिन हम लेंथ जो है किलोमीटर में नहीं नापते, उसकी जगह हम मीटर यूज करते हैं या सेंटीमीटर यूज करते हैं, जो कि कंपैरेटिवली किलोमीटर से बहुत छोटे हैं। तो यूनिट की प्रॉपर्टी है कि इसकी एक सूटेबल साइज होनी चाहिए, ना बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए, एक नॉर्मल साइज का होना चाहिए। तो फैराड क्या है, बहुत बड़ा यूनिट होता है, बहुत बड़ा। और इसलिए हमने प्रैक्टिकल मेजरमेंट के लिए कुछ और यूनिट बना के रखे हुए हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या क्या है? तो प्रैक्टिकल यूनिट्स है, पहला है माइक्रोफैराड। और 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैराड। 1 मिलियन टाइम्स छोटा यूनिट हमने बनाया है प्रैक्टिकल यूनिट।
जनरली कैपेसिटेंस जो है वो माइक्रोफैरड में मेजर किया जाता है। दूसरा है नैनोफैरड। NF, और 1 नैनोफैरड इज इक्वल टू 10⁻⁹ फैरड। तो थर्ड है पिकोफैरड, PF, where 1 PF is equal to 10⁻12। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का सीजीएस यूनिट जो है, सीजीएस यूनिट, इट इज कॉल्ड स्टेट फैरड। स्टेट फैरड, जिसको कि शॉर्ट में ESU कहा जाता है, ESU या स्टेट फैरड। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा आप बता सकते हो? तो देखो 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। किसी कंडक्टर को यदि हम 1 कूलम चार्ज सप्लाई करें और उस चार्ज के कारण उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो, तो उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फैरड के बराबर है। अब 1 कूलम कंटेन्स 3 × 10⁹ स्टेट कूलम and 1 volt is equal to 1/300 स्टेट वोल्ट। एक ऐसा यूनिट 1/300 सीजीएस यूनिट पोटेंशियल के बराबर होता है। तो कितना मिल गया? 9 × 10⁻11 स्टेट कूलम, स्टेट फैरड या ESU। So 1 farad is equivalent to 9 × 10⁻11 स्टेट फैरड। यहाँ से अभी आपको मालूम हो जाएगा कि फैरड इज एक्चुअली वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, इट इज एक्चुअली वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो खैर आजकल हम सब SI में मेजर करते हैं और इसलिए फैरड ही ज्यादातर यूज जाता है, और जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं वो माइक्रोफैरड, नैनोफैरड, पिकोफैरड, ये हम यूज करते हैं। ESU और स्टेट फैरड का यूज हम आजकल जनरली नहीं करते, लेकिन ये हमारी जानकारी में होनी चाहिए। यहां से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो C अभी हम लोगों ने डिफाइन किया, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो चार्ज हो गया Q और पोटेंशियल हो गया W/Q, where W is the work, Q is the charge। तो कितना मिल गया? Q²/W। Q का होता है AT, चार्ज का होता है AT का स्क्वायर, वर्क का होता है mL²T-2। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया M-1 L-2 T⁴ A⁴2। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। हम जितनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं, आगे चल करके हम जितनी मैग्नेटिक क्वांटिटीज हैं, सबके डायमेंशनल फॉर्मूले हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और करेंगे। और कैसे करेंगे? बाय डेफिनेशन। कि उस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी डेफिनेशन क्या है, उसी डेफिनेशन से हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। बस याद रखना कि Q द चार्ज इज इक्वल टू AT, A फॉर करंट, एम्पियर करंट, T इज द टाइम। तो यह है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। See, it is given by Q/V, where Q is the charge given to the conductor, V is the rising potential of the conductor due to the given charge। तो चलिए, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल शेप में है, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक कंडक्टर है
स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस है कैपिटल आर। जब हमने इसको चार्ज सप्लाई किया प्लस क्यू, जो इसके पूरे सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसका पोटेंशियल बढ़कर के 0 से हो गया। इनिशियली द कंडक्टर इज अनचार्ज्ड, शुरू में कंडक्टर अनचार्ज था, हमने इसको क्यू चार्ज सप्लाई किया, जिसके कारण उसका पोटेंशियल जो शुरू में अनचार्ज था तो पोटेंशियल 0 था। अब जब चार्ज हुआ है तो पोटेंशियल बढ़कर के हो गया V। तो V कितना होगा ये हमको मालूम करके देगा, ठीक है। तो चलिए, चार्ज गिवन टू कंडक्टर given to the sphere equal to Q and potential of the sphere is equal to। ध्यान देना कि कंडक्टर है, चाहे हॉलो कंडक्टर हो चाहे वो सॉलिड कंडक्टर हो, चार्ज केवल 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 सरफेस में ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर होगा कि सॉलिड स्फीयर होगा, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये कोई भी कंडक्टर हो, सॉलिड हो हॉलो हो, चार्ज केवल और केवल आउटर सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उसके कारण सरफेस का पोटेंशियल मान लीजिए हमको V मिलता है। तो V कितना होगा? तो सिंस V द पोटेंशियल ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R, the charge upon radius, or therefore the capacitance of the conductor C is equal to Q by V, and here Q तो Q ही हमने मान रखा है और V की वैल्यू इतनी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R। तो Q और Q तो हो गया कैंसिल, and that's why C will be equal to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Here 4 पाई एप्सिलॉन नॉट is a constant, it is a constant। कितनी वैल्यू होती है भाई इसकी? इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है बोलो? मैं रिमाइंड कर दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10⁹ है। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी? यस, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हो गई 1/9 × 10⁹ 1/9 × 10⁹। क्लियर? और R तो भाई रेडियस है और SI का फॉर्मूला है, तो SI में R की वैल्यू को किस में रखेंगे? मीटर। तो R मस्ट बी इन मीटर, ये कांस्टेंट वैल्यू इतनी, ये दोनों रख करके आप C के कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितनी कैपेसिटेंस होगी। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि कंडक्टर किस मटेरियल का है, उस मटेरियल का कोई यहाँ पर इंटरफेयर नहीं है, चाहे वो एल्यूमिनियम का बना हो, चाहे वो गोल्ड का बना हो, चाहे वो सिल्वर का बना हो, चाहे वो किसी भी कंडक्टर का हो, सबके लिए फॉर्मूला सेम होगा। तो इक्वल रेडियस के हमारे पास डिफरेंट कंडक्टर्स हैं, सिल्वर का एक स्फीयर है, गोल्ड का एक स्फीयर है, एल्यूमिनियम का एक स्फीयर है, कॉपर का एक स्फीयर है, सबकी रेडियस इक्वल है, तो सबकी कैपेसिटेंस भी इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि बढ़िया कंडक्टर है, जैसे सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगी, उसकी कंपैरिजन में एल्यूमिनियम थोड़ा सा कम कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। इट ओनली डिपेंड अपॉन द रेडियस, नॉट अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, ये किस एनवायरमेंट में रखा हुआ है, इसके सराउंडिंग में मीडियम कौन सा है, ये इस पर जरूर डिपेंड करेगा। तो कैसे करेगा? देखो, इफ द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन a medium of dielectric constant K, then
the potential V is given by 1 by 4 pi epsilon naught K Q by R। पोटेंशियल K टाइम्स कम हो जाएगा। एक कंडक्टर को, एक स्फीयर को आप एयर में रखते हो, कुछ चार्ज देते हो, उसका पोटेंशियल जो भी होगा उसी स्फीयर को एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दें, जैसे पानी के भीतर रख दें, उतना ही चार्ज सप्लाई करें तो पोटेंशियल K टाइम्स कम हो जाएगा, K टाइम्स कम मिलेगा, जहाँ K क्या है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और तब C गिवन बाई Q बाई V और V की वैल्यू आपने रख दिया 1 by 4 pi epsilon naught K into Q by R, Q और Q cancel, then C is given by 4 pi epsilon naught K into R। पहले डायलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, K टाइम्स बढ़ गया। तो फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर की एयर में कैपेसिटेंस 1 फैराड थी या 1 फैराड है, उसी कंडक्टर को यदि हम पानी के भीतर रख दें तो उसकी कैपेसिटेंस 81 फैराड की हो जाएगी, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 81, तो 81 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जितना हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम आप अपने कंडक्टर को रखेंगे, कैपेसिटेंस भी उतनी ज्यादा होगी, कैपेसिटेंस उतना हाई होगा, इसको ध्यान रखना। हाँ, अब एयर की बात करें, वैक्यूम की बात करें, तो फॉर एयर और वैक्यूम द वैल्यू ऑफ K = 1, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। कोई दूसरा मीडियम है तो K की वैल्यू रखिए, आपको उतना मिल जाएगा। तो यह है एक स्फेरिकल कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अपने अर्थ की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हमको फॉर्मूला दे दिया, तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ की कैपेसिटेंस निकालते हैं तो कितनी होती है सी, तो सी हमने कहा 4 pi epsilon naught R। For Earth, the radius R is 6,400 kilometer, means 6,400 into 10⁻³ meter। ओके, तो R की जगह इतना रख दिया और इसकी वैल्यू तो मैंने बताया था, तो C = 1/9 into 10⁹ into 6,400 into 10⁻³। तो 10⁻³ से कैंसिल किया तो बच गया 6, तो 6,400/9 into 10⁻⁻6 इन फैराड। डिवाइड करें तो कितना आया, अप्रोक्सीमेटली 711 into 10⁻⁻6 फैराड। ध्यान दीजिए, इतना बड़ा अर्थ है जिसकी रेडियस है 6,400 किलोमीटर, 6,400 किलोमीटर का रेडियस है, उसकी कैपेसिटेंस भी 1 फैराड नहीं है, उसकी कंपेरिजन बहुत कम है। हाँ, 10⁻⁻6 फैराड को हम 1 माइक्रो फैराड भी कहते हैं, तो कितना आया 711 माइक्रो फैराड। तो कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ आवर अर्थ इज ओनली 711 माइक्रो फैराड। इसका मतलब हुआ कि माइक्रो फैराड इज आल्सो वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। या यूं कहें कि किसी कंडक्टर की नेचुरल कैपेसिटेंस बहुत कम होती है। तो देखो, मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा स्फीयर बनाना है, एक ऐसा कंडक्टर का ऐसा स्फीयर बनाना है जिसकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रो फैराड है, तो कितनी रेडियस का बनाना पड़ेगा ये निकालें, है ना। ये क्वेश्चन है कि फाइंड रेडियस ऑफ a spherical conductor of capacitance 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस की स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस मालूम करो। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, C = 4 pi epsilon naught R, राइट। तो R कितना हुआ, एंड देयरफॉर R = 1/4 pi epsilon naught into C।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट? तो 9 × 10⁻⁹ इसका हम लोग कूलम्ब लॉ में बहुत यूज किया हुआ है इस कांस्टेंट को, वैल्यू सबको मालूम हो गया है इतना। और सी कहता है 1 माइक्रोफैराड मींस 1 × 10⁻⁶ फैराड। तो कितना है? 9 × 10⁻³ मीटर मींस 9 किलोमीटर। यानी 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस का कंडक्टर बनाना है तो उसकी रेडियस 9 किलोमीटर यानी कि डायमीटर 18 किलोमीटर का रखना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मतलब ये कि हम प्रैक्टिकली एक ऐसा कंडक्टर नहीं बना सकते, स्फेरिकल कंडक्टर नहीं बना सकते जिसकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड हो। प्रैक्टिकली जो आप स्फीयर बनाओगे क्या होगा? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर डायमीटर का ही बनेगा। ठीक है, 5 मीटर, 10 मीटर डायमीटर का गोला अगर आप खुद सोचिए कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो 1 माइक्रोफैराड की कैपेसिटेंस का कंडक्टर भी हम नहीं पा सकते प्रैक्टिकली। इसका मतलब हो कि माइक्रोफैराड इज आल्सो वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। या अपोजिट हम कहें, दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक कंडक्टर की नेचुरल क्रिटिकल कैपेसिटेंस बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो हमने क्या किया? कुछ आर्टिफिशियल मेथड हम लोगों ने याद किया ताकि हमें कंडक्टर की कैपेसिटेंस बढ़ा सके। नेचुरल कैपेसिटेंस बहुत कम है, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ आर्टिफिशियली, कुछ कृत्रिम तरीके से ही हम किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इसी अरेंजमेंट को, इसी मेथड को, इसी सिस्टम को हमने नाम दिया है कंडेंसर या कैपेसिटर। कंडेंसर या कैपेसिटर। तो कंडेंसर कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा कंडक्टर का ऐसा आर्टिफिशियल अरेंजमेंट है जिसके हेल्प से आप किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। मैं 1 माइक्रोफैराड भी कर सकता हूँ, मैं 10 माइक्रोफैराड भी कर सकता हूँ, मैं 100 माइक्रोफैराड भी कर सकता हूँ, मैं 1000 माइक्रोफैराड भी बढ़ा सकता हूँ। ये जो ऑर्डिनरी फैन है हमारे यहाँ घूमते हैं, इसमें जो कैपेसिटर लगा होता है उसकी कैपेसिटेंस 1000 माइक्रोफैराड या 2000 माइक्रोफैराड के बराबर है। यानी इसकी कैपेसिटेंस हमारे अर्थ से भी ज्यादा है। तो अर्थ की साइज कितनी है? तो 6400 किलोमीटर रेडियस का है, यानी 12,800 किलोमीटर डायमीटर का है। इतना बड़ा जब गोला बनाओगे तब उसकी कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैराड मिलेगा। लेकिन पंखे में क्या लगा? 1000 माइक्रोफैराड का कंडेंसर लगा हुआ है। तो एक 1000 माइक्रोफैराड का कंडक्टर यदि आप बनाना चाहो तो उसकी साइज तो हमारे अर्थ से भी बड़ी हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया? एक छोटा सा ही कंडक्टर लिया जो कि पंखे में फिट हो सके कहीं पर एक कोने में, और उसकी कैपेसिटेंस 1000 माइक्रोफैराड का, इतना बढ़ा दिया हमने उसको। एक्चुअल में कितना था? 1 पिकोफैराड का था या उससे भी कम था। उसको हमने 1000 माइक्रोफैराड बढ़ा दिया। पिकोफैराड से माइक्रोफैराड मिलियन टाइम्स बड़ा होता है, मिलियन टाइम्स। और हमने उसको 1000 माइक्रोफैराड तक बढ़ा दिया। इसका मतलब कि 1000 मिलियन टाइम्स बढ़ा दिया। सोचिए। तो कैपेसिटर या कंडेंसर एक ऐसा अरेंजमेंट है, कंडक्टर्स का ऐसा अरेंजमेंट है जिससे आप किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। तो कंडेंसर और कैपेसिटर हिंदी में कहते हैं संधारित्र।
तो ये दो चालकों की वह व्यवस्था है जिससे हम चालक की धारिता, चालक का कैपेसिटेंस किसी भी इच्छित मान तक बढ़ा सकते हैं, किसी भी इच्छित मान तक बढ़ा सकते हैं। अब देखो कि हमको C बढ़ाना था तो करना क्या होगा। Since C is given by Q by V, C is a ratio of Q and V। तो दो तरीके आपको मिलते हैं कि हम न्यूमरेटर को बढ़ा दें या डिनोमिनेटर को घटा दें, अंश को बढ़ा लें या हर को घटा दें। अब न्यूमरेटर में तो भाई चार्ज क्यों है, इसको तो हम नहीं बढ़ा पाएंगे, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर यानी कि हर यानी कि नीचे जो क्वांटिटी है इसे हम कम कर दें। इसे आपने 100 टाइम्स कम किया तो C की वैल्यू 100 टाइम्स बढ़ जाएगा, मिलियन टाइम्स कम किया तो C की वैल्यू मिलियन टाइम्स बढ़ जाएगा। तो V की वैल्यू हमको कम करना है। कंडेंसर में या कैपेसिटर में यही होता है, हम क्या करते हैं, V की वैल्यू को कम कर देते हैं। कैसे कम करते हैं, जरा अरेंजमेंट देखिए। मान लीजिए कि आपके पास एक कंडक्टर है A, इसको तुमने चार्ज दिया Q और उसके कारण पोटेंशियल हो गया V। तो इस कंडक्टर A की कैपेसिटेंस हो गया C इक्वल टू Q बाई Q। ओके, एंड हियर C इज ए कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि Q भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, जितना चार्ज दिया वो भी कांस्टेंट है, जितना पोटेंशियल आ गया वो भी कांस्टेंट है, तो C इज ए कांस्टेंट। अब मुझे इस C को चेंज करना है, बदलना है, तो क्या करूंगा, इन दोनों में से कोई एक बदलूंगा। तो मैंने क्या डिसाइड किया है, V को बदलूंगा। कैसे बदलते हैं देखो। अब ये जो चार्ज कंडक्टर है जिसको हमने चार्ज दिया हुआ है, चार्ज उसके पूरे सरफेस में फैला हुआ है, क्या पास में दूसरा कंडक्टर अनचार्ज कंडक्टर ला करके रख दिया। B एक अनचार्ज कंडक्टर है जो उसके नजदीक लाके हमने रख दिया। तो क्या होगा, ये जो चार्ज है इंडक्शन के कारण नियरर एंड पर अपोजिट चार्ज और फर्दर एंड पर या दूर वाले एंड पर सिमिलर चार्ज इंड्यूस करेगा। कितना चार्ज दिया था Q, यहाँ कितना चार्ज है Q, तो यहाँ पे जाएगा माइनस Q, यहाँ जाएगा प्लस Q। अब नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस से या अपोजिट चार्ज की प्रेजेंस से कंडक्टर की पोटेंशियल कम होती है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, A की पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा। लेकिन एक जैसे चार्ज की प्रेजेंस से या सिमिलर चार्ज की प्रेजेंस से पोटेंशियल बढ़ता भी है, तो जो बाहर वाले या दूसरे वाले एंड पर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस हुआ है, वो इसका पोटेंशियल बढ़ाएगा। लेकिन आप देख ही रहे हो कि नेगेटिव चार्ज नजदीक है और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा दूर है, तो नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट से। तो नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, यानी कि पोटेंशियल इसने थोड़ा ज्यादा कम किया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट यहाँ पर थोड़ा कम आ रहा है, माने इसने जो बढ़ाया वो थोड़ा कम बढ़ाया है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि इसने 10 वोल्ट पोटेंशियल कम किया, इसने 9 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाया। नेगेटिव चार्ज ने अपनी प्रेजेंस से पोटेंशियल, इस कंडक्टर का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट कम किया, लेकिन जो दूसरे एंड पर जो चार्ज है उसने यहाँ पर पोटेंशियल 9 वोल्ट बढ़ा दिया, बढ़ाएगा। तो नेट चेंज क्या आया, नेट चेंज क्या आया ए के पोटेंशियल में, यस 1 वोल्ट की कमी हो गई, यानी V की वैल्यू 1 वोल्ट कम हुआ। भाई इसने 10 वोल्ट कम किया था ना, इसने 9 वोल्ट बढ़ाया है, तो 10 वोल्ट कम हुआ, 9 वोल्ट बढ़ा, यानी 1 वोल्ट कम हुआ। तो एक ही कैपेसिटी, एक पोटेंशियल 1 वोल्ट कम हो गया, और जब ये कम होगा तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस दूसरे कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं।
अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो जैसे आप इसको अर्थ से कनेक्ट करोगे तो सारा फ्री चार्ज अर्थ में चला जाएगा। अब फ्री चार्ज कौन है? ये तो बाउंडेड चार्ज है, ये फ्री चार्ज। तो सारा फ्री चार्ज यानी जो पॉजिटिव चार्ज था वो अर्थ में चला जाएगा। तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बचेगा निगेटिव चार्ज। अब यहाँ केवल और केवल निगेटिव चार्ज बच गया, जो कि ए की पोटेंशियल को रिड्यूस करता है। तो ए की पोटेंशियल अब बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। इस केस में केवल 1 वोल्ट रिड्यूस हो रहा था, अब तो 10 वोल्ट रिड्यूस होगा। ठीक है, तो पहले V की वैल्यू में 1 वोल्ट कम हुआ था, अब V की वैल्यू 10 वोल्ट कम हो रहा है, 10 वोल्ट कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसकी कैपेसिटेंस तो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। कंपेयर टू दिस पोजीशन, इन दिस पोजीशन the capacitance of A is now increased by 10 times. इसको तुम जितना क्लोज करोगे, जितना नजदीक लाओगे, ये उतना ही ज्यादा यहाँ का पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा, रिड्यूस करता जाएगा। और नजदीक लाया तो पोटेंशियल और भी कम हो गया, 20 वोल्ट कम हो गया। और नजदीक लाया पोटेंशियल 50 वोल्ट कम हो गया। और नजदीक लाया पोटेंशियल 100 वोल्ट कम हो गया। जितना नजदीक लाते जाओगे पोटेंशियल उतना ही कम होता चला जाएगा और कैपेसिटेंस उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो नाउ कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज इन योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में आ गया। अब जितनी चाहे बढ़ा दे, जितनी चाहे घटा दे। क्या करें? डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल थोड़ा सा कम बढ़ जाएगा, इसका इफेक्ट कम पहुंचेगा, पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। नजदीक ला दिए, पोटेंशियल कम हो गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो अब ए का कैपेसिटेंस नाउ इन योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में है। एक काम और कर सकते हो कि दोनों कंडक्टर के बीच में, ये दोनों कंडक्टर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया। एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, पूरे स्पेस में भर दिया, जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट K है। तो अभी मैंने कहा था, अभी मैंने बताया था कि डायरेक्टिव मीडियम की प्रेजेंस से कंडक्टर के पोटेंशियल K टाइम्स कम हो जाती है और इसे कैपेसिटेंस K टाइम्स और बढ़ जाता है। तो यहां जितनी कैपेसिटेंस मिल रही थी कंडक्टर A की, अब कंडक्टर A की कैपेसिटेंस उससे K टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, K टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक कंडक्टर बना सकते, कंडेंसर बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ टू कंडक्टर्स। आपको इस अरेंजमेंट में क्या चाहिए? तो कंडक्टर चाहिए। एक कंडक्टर को आप चार्ज देंगे और दूसरे कंडक्टर को आप अर्थ से कनेक्ट करके रखेंगे। दोनों के बीच का गैप जितना कम रखेंगे कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा। और दोनों के बीच में हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम कर दिया है तो और भी ज्यादा मिलेगा। सो इन दिस वे यू कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ योर कंडेंसर अप टू एनी डिजायर्ड वैल्यू। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी की आपको डिजायर है, आप वहां तक इसकी कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं। तो ये दो कंडक्टर से हम चाहे तो 1000 माइक्रोफैराड का भी कंडेंसर बना सकते हैं। तो हमने बताया मार्केट में कंडेंसर अवेलेबल है जिसको कहते हैं पेपर कंडेंसर, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में क्या होता है? पेपर होता है, कागज। एक कंडक्टर, उसके ऊपर में कागज रखा, उसके ऊपर में दूसरा कंडक्टर। तो दोनों के बीच का गैप, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? जितनी कागज की थिकनेस है। और ये तो भाई बहुत कम होगी, बहुत कम होगी, तो इसका इफेक्ट तो बहुत ज्यादा पहुंचेगा। मतलब एक ही पोटेंशियल बहुत ज्यादा कम होगा, और जितनी ज्यादा कम होगा कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा बढ़ेगी। एंड पेपर आल्सो बिहेव्स लाइक ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। पेपर जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसका जितना भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना टाइप्स कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा।
एक पेपर कंडेंसर जो आपकी मुट्ठी में आ सकता है, आपकी चुटकी में आ सकता है, उसकी कैपेसिटेंस भी 100 माइक्रोफैराड हो सकता है, 200 माइक्रोफैराड हो सकता है। तो इन दिस वे यू कैन कंस्ट्रक्ट ए कंडेंसर विद द हेल्प ऑफ टू कंडक्टर्स। तो बात समझ में आ गई? तो यह है एक कंडेंसर की पूरी काम करने का तरीका। This is also known as the principle of condenser. It is also known as principle of condenser कि कंडेंसर का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, कैसे ये वर्क करता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में कैपेसिटेंस किसकी आप कैलकुलेट कर रहे हैं? पहले कंडक्टर की, और बी क्या कर रहा है? इस कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, बस और कुछ नहीं। अब चार्ज किसको सप्लाई करते हैं? ए को। बी में चार्ज कहाँ से आया? अपने आप आता है, बाई इंडक्शन, अपने आप आता है, आपको सप्लाई नहीं करना है, अपने आप आता है। अब यहाँ पर पहले कंडक्टर के पास कितनी चार्ज है? हम कह रहे हैं प्लस क्यू, दूसरे के पास कितना है? तो माइनस क्यू। यहाँ से हम कंडेंसर की दूसरी डेफिनेशन बना देते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसर, आप किसको कंडेंसर कहते हैं? तो हम कहेंगे इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स placed near each other which contain equal and opposite charges। यह दो चालकों की एक व्यवस्था है जो एक दूसरे के नजदीक रखे होते हैं और बराबर किंतु विपरीत आवेश रखते हैं। आप इसको अर्थ मत कीजिए, बस केवल इसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दैट्स ऑल। तो ये कंडेंसर बन गया। तो कंडेंसर की कंडीशन आ गई कि दो कंडक्टर्स तब कंडेंसर बनेंगे जब दोनों के पास इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे और दोनों पास पास रखे होंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ रखा है कि वहां रखा है, उसका कोई इफेक्ट यहाँ नहीं आ रहा है, इसका कोई इफेक्ट वहां नहीं जा रहा है, न तो उसने इसका पोटेंशियल कम किया, न इसने उसका पोटेंशियल कम किया, कुछ भी नहीं किया, तो कंडेंसर नहीं बना। हालांकि दो कंडक्टर रखे हुए हैं, दोनों के पास इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, लेकिन एक दूसरे के नजदीक नहीं है, एक दूसरे के क्लोज नहीं है, तो कंडेंसर नहीं। तो कंडेंसर बनने के लिए दो कंडीशन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं कि दोनों कंडक्टर एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए और दोनों के पास इक्वल और अपोजिट चार्ज होना चाहिए। बस क्या बन गया आपका? कंडेंसर। अब ये दो कंडक्टर अलग अलग शेप के हो सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली हमने कंडेंसर को कैटेगराइज किया हुआ है, कुछ टाइप्स में बांटा हुआ है। एक कहलाता है पैरेलल प्लेट कंडेंसर। इसके दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रखे होते हैं, दोनों प्लेट प्लेन होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल रखे होते हैं, ये हो गया पैरेलल प्लेट कंडेंसर। दूसरा होता है स्फेरिकल कंडेंसर, जिसके दोनों कंडक्टर स्फेरिकल शेप में होते हैं, एक स्फीयर उसके ऊपर दूसरा स्फीयर, दोनों पास पास रखे होंगे, एक स्फीयर को अर्थ करेंगे, दूसरे स्फीयर को चार्ज देंगे। और तीसरा होता है सिलिंड्रिकल कंडेंसर, इसमें जो कंडक्टर है वो सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, एक सिलेंडर उसके ऊपर दूसरा सिलेंडर, दोनों बीच में गैप, एक सिलेंडर को अर्थ करोगे, दूसरे सिलेंडर को चार्ज करोगे। इस तरह से तीन तरह के कंडेंसर आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में केवल एक ही कंडेंसर है, वो है पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो जो पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।